नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम जिसका निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था, जिसमें 8 ग्रह, एक सूरज है, जिसमें 8 में से 4 प्लैनेट्स गैस जाइंट्स हैं और बाकी के 4 प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स हैं। लेकिन मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ और ही पढ़ा था। तब हमें ये बताया गया था कि हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट और एक सूरज है, और जो 9th प्लैनेट जो कि सबसे छोटा प्लैनेट था उसका नाम प्लूटो था, जिसे साल 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपने 26वें जनरल असेंबली में ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया। यानी प्लूटो को 2006 की इस जनरल मीटिंग में एक बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। लेकिन आज भी कई लोगों के मन में ये सवाल है कि प्लूटो को क्यों नष्ट किया गया। क्या प्लूटो अब हमारे सौर मंडल का हिस्सा है या नहीं? और ना जाने ऐसे ही कितने सवाल प्लूटो से जुड़े हुए आज भी लोगों के मन में कहीं छुपे हुए हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे, लेकिन आगे चलने से पहले बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हमारे सौर मंडल का निर्माण 4.6 अरब साल पहले हुआ था। तो आइए अब बात करते हैं कि प्लूटो की खोज कब और किसने करी। ये बात है साल 1930 की, जब एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो की खोज की थी, जिसे आगे चल के हमारे सौर मंडल का 9th प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। उस समय के कई एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना था कि प्लूटो आकार में मरकरी से भी बड़ा होगा, मगर कई साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि प्लूटो हमारे सौर मंडल के बाकी सारे प्लैनेट्स से काफ़ी अलग था। ये एक छोटे बर्फ का गोला था जिसकी सतह तापमान लगभग -225 डिग्री है। लगभग बाकी सारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट सर्कुलर है, वहीं प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीमली इलेक्ट्रिकल यानी अंडाकार है। यानी ये सूरज के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल में ऑर्बिट करता है, जिसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में लगभग 248 पृथ्वी सालों का समय लगता है। प्लूटो की खोज होने से पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी फ़ोटो भी ले ली थी, मगर उस समय उन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। साल 1840 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम अर्बन लेवेरियर ने नेपच्यून प्लैनेट की प्रिडिक्शन कर दी थी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए। उन्होंने देखा यूरेनस की ऑर्बिट पे कोई चीज़ प्रभाव डाल रही थी, तो इसी का एनालिसिस करते हुए उन्होंने नेपच्यून प्लैनेट की खोज कर दी थी। तभी नेपच्यून प्लैनेट की ऑब्जर्वेशन करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को सिर्फ नेपट्यून ही नहीं, उसके पीछे कोई और चीज़ भी डिस्टर्ब कर रही है। आप लोगों के मन में इस समय यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो क्या था। कई साल बीते और एस्ट्रोनॉमर्स की खोज चलती रही। फिर साल 1906 में एक अमेरिकन मैथमेटिशियन पर्सिवल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, द सर्च ऑफ अ पॉसिबल 9th प्लैनेट, जिसका नाम था प्लैनेट एक्स। साल 1915 में लोवेल के जाने बिना ही उनके एक सर्वे में प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें खींची गई थी, लेकिन उस समय उस पर किसी ने भी कुछ खास गौर नहीं करा। उसके कुछ समय बाद कुछ कानूनी कार्रवाई के कारण लोवेल का ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। कई साल बीते, फिर साल 1929 में इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया गया और अब प्लैनेट एक्स को खोजने का जिम्मा क्लाइड टॉमबॉग को सौंपा गया था। और फिर इस प्रोजेक्ट के एक साल की कड़ी मेहनत के बाद 18 फ़रवरी 1930 को क्लाइड ने आखिरकार प्लूटो की खोज कर ही दी। अब प्लूटो हमारे सौर मंडल का नया सदस्य यानी 9th प्लैनेट बन गया है। शुरुआत में प्लूटो के मास और उसके आकार को लेके जो भी कैलकुलेशन करी गई थी वो अब गलत साबित हो रही थी। पहले एस्ट्रोनॉमर्स को ये लगा था कि प्लूटो का मास हमारी अर्थ के बराबर है। समय निकलता गया, जैसे जैसे प्लूटो पर और ज़्यादा रिसर्च होने लगी, तब पता चला कि प्लूटो का जो एक्चुअल में मास था वो हमारी कैलकुलेशन से काफ़ी कम था। तब साल 1978 में प्लूटो के मून शेरॉन की खोज हुई। तब हम पहली बार प्लूटो के एक्चुअल मास को नापने के काबिल बने, और तब जाके हमें ये पता चला कि इसका एक्चुअल मास हमारी अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 0.2% है और इसका आकार बहुत ही छोटा है। ये साइज़ में इतना छोटा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस के ऑर्बिट में कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता था, जिसकी वजह से लोवेल के प्लैनेट एक्स की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। लेकिन
प्लूटो तब भी एक प्लेनेट था और उस समय भी एस्ट्रोनॉमर्स पे प्लूटो की कोई क्लियर इमेज नहीं थी। तब सभी एस्ट्रोनॉमर्स इस पे और तेज़ी से रिसर्च करने लगे। इसकी एक्चुअल इमेज और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए हमें अर्थ से प्लूटो तक 7 पॉइंट अरब किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाना था, जो कि कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि इसके लिए हमें एकदम एक्यूरेट टाइमिंग, एंगल और स्पीड की ज़रूरत थी। और इन तीनों में से अगर एक भी गड़बड़ाया तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद साल 1977 में वॉयेजर मिशन ने हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स को करीबी से देखने के और पढ़ने में मदद करी। लेकिन प्लूटो के बारे में अब भी हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कई दशक बीते, फिर साल 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने हॉरिजॉन्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ये प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो अपने 9 साल और 5 महीने के सफ़र के बाद साल 2015 में प्लूटो को करीब से देखने वाला था। न्यू हॉरिज़न प्लूटो के लिए काफ़ी खास तरह से बनाया गया था और प्लूटो तक और जल्दी पहुंचने के लिए इसने जुपिटर का सहारा लिया। जुपिटर के फ्लाई बाय ने इस स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से इसकी रफ्तार 20% और बढ़ गई थी। फाइनली 15 जनवरी 2015 को न्यू हॉरिज़न स्पेसक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन प्लूटो तक पहुंचने में कामयाब हुआ। लेकिन प्लूटो इस स्पेसक्राफ्ट की आखिरी मंजिल नहीं था। इसके बाद इसे कुइपर बेल्ट पे भी जाना था, जिसके कारण हमारे पास प्लूटो की स्टडी के लिए ज़्यादा समय नहीं था। मगर फिर भी इतने कम समय में न्यू हॉरिज़न स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमें प्लूटो की काफ़ी जानकारी मिल गई थी। न्यू हॉरिज़न प्लूटो पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसके साथ ही प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉमबॉग की अस्थियां भी भेजी गई थी। वो व्यक्ति जिन्होंने साल 1930 में प्लूटो की खोज करी थी, ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उन्हीं की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया था। लेकिन साल 2005 में जब एक और नए पिंड की खोज हुई, जो कि प्लूटो से भी और ज़्यादा दूर था और प्लूटो से 27% ज़्यादा मैसिव था, जिसका नाम एरिस रखा गया। इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लैनेट की डेफिनेशन रीडिफाइन करने में मजबूर कर दिया था। और फिर साल 2006 की 26वीं जनरल असेंबली में किसी भी बॉडी को प्लैनेट कहलाने के लिए नए रूल्स अप्लाई कर दिए। ये नए रूल्स कुछ इस प्रकार थे। कोई भी पिंड प्लैनेट तभी कहलाएगा: पहला, जब वो सूरज के चक्कर लगाता है। दूसरा, उसके पास लगभग इतना मास हो कि वो खुद को गोलाकार शेप में बनाए रखें। ये दोनों ही रूल प्लूटो फॉलो करता था। मगर तीसरा रूल, जो कि एक नया रूल था, प्लैनेट को अब अपने नेबरहुड यानी अपने आसपास के ऑर्बिट को साफ रखे। यानी इसके आसपास मौजूद जो भी पिंड हैं, या तो वो इसके चक्कर लगाएं या फिर इससे टकराकर इसमें जुड़ जाएं। यही वो तीसरा क्राइटेरिया है जिसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया और इसी वजह से इसे एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। अब से प्लूटो एक डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। हमारे सौर मंडल में ऐसे और 4 डॉर्फ प्लैनेट हैं जो कि सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लूटो को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है और ना ही हम इस काबिल हैं कि किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकें। प्लूटो को साल 2006 में डॉर्फ प्लैनेट घोषित करने के बाद हम 2015 में इसे देख पाए थे। तो ये थी प्लूटो की कहानी। लेकिन न्यू हॉरिजन्स का सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। क्लाइड टॉमबॉग के अंश न्यू हॉरिजन के साथ अंतरिक्ष में आज भी सफ़र कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्लूटो के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा अब आपसे एक नई वीडियो में। थैंक